सो वेलकम बैक। अब हम आएंगे सेकंड सेट पे, है ना। हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया है, कार्बोनेट्स कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे हमने, है ना। अब हम आएंगे उसी की कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सेट बनाया हुआ है, ठीक है। अलग क्वेश्चंस हैं इसमें, थोड़े और टफ क्वेश्चंस हैं, थोड़े और अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, नेमिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें टच नहीं करे थे, इस वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसने पहले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे वो पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें थे और कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें भी आएंगे, कुछ रिपीट भी होंगे, तो फिर हम उनको स्किप करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियोस देखना, पहला वाला वीडियोस खत्म करना, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आ जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोर्ड पे, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कोल, ठीक है। तो आपको बताना है कि एनवायरनमेंट में कार्बन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली या कोल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ओनली वाले क्वेश्चन तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ये भी कैंसिल हो, जहां भी आपको ओनली ओनली दिख रहा है ना, उसको तो कैंसिल पहले ही कर दो, ठीक है। उसको तो पहले ही कैंसिल कर दो। आपको मालूम है एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की जब बात हो रही है ना, एटमॉस्फेयर वो लेयर होती है अर्थ के बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है। तो उसमें सारे गैसेस होते हैं, और कोल जो होता है वो कोल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? कोल प्रेजेंट होता है कोर में, है ना। जहाँ अर्थ के नीचे जब हम जाएंगे ना, अर्थ में डिगिन करते जाएंगे तो वहां मिलता है आपको, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। तो एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होगा सर? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंस होगा, तो उसको आप टिक कर सकते हो। आया समझ में? बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? ठीक है, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही है कार्बन कंपाउंड को लेकर के, ठीक है। हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। साथ देना। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वो आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो ये कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या इनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या इनके पास? सर नहीं सर, कार्बन कंपाउंड में जनरली आप फ्री इलेक्ट्रॉन देखते नहीं हो, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ये आयंस बनाते नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मान सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये माना जा सकता है, ठीक है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ऐसा होता है क्या सर? न्यूट्रल होते हैं, जनरली न्यूट्रल होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स होता है क्या सर? इतना तो नहीं होता है। Do not have strong force of attraction between their molecules, ठीक है। क्योंकि अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे ना, एल्कीन्स की बात करेंगे, तो फिर इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होता है इतना ज्यादा। तो क्या है यहाँ पर सर? ये सेकंड वाला पॉइंट लग रहा है मुझे, और ये सेकंड वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट लग रहा है सही। तो सेकंड वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट किस ऑप्शन में सर? ए में, बी में, सी में और डी में। मुझे डी वाले में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया? डी वाला, ठीक है। ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनरली क्या है, न्यूट्रल नेचर का होता है बेटा कार्बन। और अगर कार्बन न्यूट्रल नेचर का होता है तो उसके कंपाउंड भी जनरली न्यूट्रल नेचर के ही होते हैं। न्यूट्रल नेचर वाले कंपाउंड जनरली रिएक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते किसी भी चीज को, ठीक है। इवन वो अपने फेलो मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इतना अट्रैक्शन उनमें होता नहीं है। अट्रैक्शन उनमें होगा नहीं तो क्या होगा सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा नहीं है तो बहुत इजीली टूट भी सकते हैं, तो ये मेल्टिंग पॉइंट लो भी होता है इनका, ठीक। तो ये सारी बात है हमारी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। A molecule of ammonia NH3 has only single bonds, only double bonds, only triple bonds, two double bonds and one single bond, etc. ठीक है। अमोनिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे? NH3 की बात करो बेटा, यहाँ पे NH3 में क्या होता है? N जो होता है एक लोन पेयर होता है इसके सर के ऊपर, बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो कितने सिंगल बॉन्ड्स हो गए सर? 1 2 3, 3 हो गए। कितने? 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो कितने दिख रहे हैं सर? ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो आप क्या टिक लगाओगे? पहले ऑप्शन पे, ठीक है। हमेशा बेसिक से चलना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम पता होगा ना तो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, आपकी बुक में दिया हुआ आपको मालूम है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बक मिंस्टर फुलरीन, बेसिकली यहाँ पर फुलरीन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एलोट्रॉप है कार्बन का, इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या होगा ये, फुलरीन की बात होगी ना बेटा, फुलरीन की बात होगी तो कार्बन है, सीधा टिक लगाना कार्बन के ऊपर और कुछ नहीं करना है। फुलरीन दिख गया ना, फुलरीन रिंग कार्बन की होती है, टिक लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मैं बाकी ऑप्शन पढ़ूंगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium और निकेल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इफ ऑन ट्रीटिंग विथ हाउ, किससे रिएक्ट करना है सर, हाइड्रोजन से रिएक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल, निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फैट्स, ठीक है, फैट्स मतलब ये देखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। ऑयल जो होता है बेटा वो सैचुरेटेड नहीं होता है, वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे, तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स से क्या करना है, आपको फैट बनाना है। तो फैट जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं जो ज्यादा बड़े होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है कि कुछ भी हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल से क्या डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाऊंगा मैं और उस जो इलेक्ट्रॉन की जगह हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आपको याद भी होगा इस तरीके से हम वेजिटेबल ऑयल को घी बनाते थे, ठीक है। ये आपका वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं होगा, इसी बॉन्ड को हमको तोड़ना है, ठीक है। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन लग जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ये जो एक बॉन्ड था वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हमने कुछ रिमूव नहीं किया, बस हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एडिशन रिएक्शन का सीधा सीधा दिया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटोनिक एसिड, ब्यूटेनॉल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। तो बेटा जब भी है ना, इसमें तो रूल्स की बात आ गई, सिंपल सा, उसमें कुछ करना भी नहीं है। क्या है सर, अगर अल्कोहल के बारे में बात होती है, ठीक है, मैं आपको बताया अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, आपका कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में बात हो रही है ना। अल्कोहल को किससे दिखाते हैं सर, OH से दिखाया जाता है अल्कोहल को। एल्डिहाइड को किससे दिखाते हैं सर, C डबल बॉन्ड O और H से दिखाया जाता है एल्डिहाइड को। कीटोन बीच में होता है, कीटोन बीच में होता है सर, जैसे कि कार्बन की चेन है तो बीच में आएगा कहीं CO, इसे दिखाया जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखाया जाता है सर C डबल बॉन्ड O एक तरफ और एक तरफ OH, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको क्या बताते हैं, अल्कोहल को सर, अल्कोहल के एंड में ऑल आना चाहिए सफिक्स में, एल्डिहाइड में अल आता है AL, ठीक है। कीटोन में आपका लास्ट में आता है ओन, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है, ओइक एसिड, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये तो रूल्स हैं आपके नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें आखिरी में ओल कहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ओल चाहिए हमको। सर ओन ये गलत हो गया तो ये हटा दो, ओइक एसिड हटा दो, बुटेनॉल हटा दो, सब में क्या है अलग अलग आ गया ना, ओइक एसिड आ गया इसमें, तो ये तो एसिड हो गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या हो OH जो फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप किस में होता है सर, अल्कोहल में होता है। तो क्या बचा ऑप्शन B। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया आपने। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are correct structural isomers of butane, ठीक है। अब आइसोमर्स के बारे में जब भी बेटा बात होती है, आइसोमर्स क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंस लेकर के आ जाएंगे।
तो बोल रहा है आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या है आपका नॉर्मल, ठीक है 1 2 3 ब्यूटेन ही बना हुआ, देखो पहला जो ऑप्शन है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसका हमको आइसोमर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो या मैं ये वाला कंपाउंड उठा करके, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, इसको उठा करके मैं अगर कहीं यहाँ बीच में रख दूं तो यही एक मेरे पास क्या मिल सकता है, मुझे आइसोमर मिल सकता है, ठीक है। दिख रहा है आपको कौन कौन सा आइसोमर है यहाँ पर, ठीक है सर, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ब्यूटेन के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है सर, C4H10 अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो ब्यूटेन होगा, है ना, C4H10। अब C4H10 मेंटेन्ड होना चाहिए, ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया C4H10, ठीक है। और कौन कौन सा C4H10 फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ये C4H10 फॉलो कर रहा होगा तो इसको भी ले लेंगे, क्या है ये सर 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने सर, हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो C4H8 हो रहा है, ये होगा क्या सर, ये नहीं होगा। इसमें देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी कितने हैं 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है, और कार्बन कितने 4 है, तो C4H8 हो रहा है यहाँ भी, ये भी नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यही देखने का तरीका है। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गिन लो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कार्बन कितने, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने 10 है, तो ये हो गया आपका, हाँ सर ये हो गया। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा सर। ए है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, बी है आपका सेकंड एंड फोर्थ, बी है आपका सॉरी सी है आपका, ये बी, सी है आपका फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी है आपका थर्ड एंड फोर्थ। बताओ उनमें कौन सा सही ऑप्शन है सर, फर्स्ट है और सेकंड है, कौन सा है, सिंपल देखने का तरीका है, क्वेश्चन को बहुत दिमाग में बिठा लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आइसोमर का कोई भी क्वेश्चन हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बात होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं भी पता है ना कि आप कौन सा स्ट्रक्चर देखना है, कुछ नहीं देखना है, आपको बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सही है तो फिर आपको उसको टिक लगाना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द बिलो रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज, ठीक है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH से ना COOH बन रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना हमें मालूम है। अब यहाँ पर देखो सर, अगर यहाँ पर एक OH है, यहाँ पे O ऐड हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे सर, O ऐड हुआ है, क्या हुआ है, O ऐड हुआ है। अब O का ऐड होना क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो चीज ऑक्सीडेशन कराती है उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर KMnO4 क्या करा रहा है सर, KMnO4 जो है वो, ठीक है, KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों ही जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में माना जाता है इनको। जब भी आप आगे पढ़ोगे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में इन दोनों को बहुत क्या बोलते हैं, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माना जाता है। आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर, सेकंड वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हमने कैटलिस्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, रिएक्शन को बस आगे बढ़ाती है, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करती है। इसलिए हमने कैटलिस्ट नहीं बोला। हमने क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, क्योंकि हमको मालूम है अल्कलाइन KMnO4 का काम क्या है, वो ऑक्सीडाइज कराता है। तो रिएक्शन देख लिया हमने, प्रोडक्ट देख लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लिया, हमको मालूम है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन जो भी करवाता है, जिसमें भी हेल्प कराता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, इसलिए हमने उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। डिहाइड्रेटिंग क्यों नहीं लिया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का लॉस, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर, इसमें या तो सर यहाँ पर है तो H का एडिशन होना चाहिए था और O का लॉस होता, तो आप इसको रिड्यूसिंग लेते हैं। आया समझ में, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका जो पहला आंसर है यही है। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा सर, H3 है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। ये इथीन है,
ये इथीन है तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये क्या है आपका, ये इथेन है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है। ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे, वो अच्छे से है। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड ही बना देते हैं। चलो C17H35 C डबल बॉन्ड O मतलब COO माइनस Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन का जो पार्ट होता है वो होता है सर हाइड्रोफोबिक, और आपका Na होता है हाइड्रोफिलिक। अब वो बता रहा है आपको हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है ना। तो हाइड्रोफोबिक 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 और हाइड्रोफिलिक, यहाँ पर बेसिकली हेड हाइड्रोफिलिक होगा, टेल हाइड्रोफोबिक होगी। हेड हाइड्रोफोबिक होगा, टेल हाइड्रोफिलिक होगी, ठीक है। और वो बोल रहा है हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। तो दोनों सिमिलर तो होंगे नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। जो भी चूज करना है आपको ऊपर के दोनों में चूज करना है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक टेल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक टेल का मतलब क्या होगा, हाइड्रोफिलिक टेल का मतलब जो टेल है वो पानी में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, हाँ, वाटर लविंग हो जाए, तो हम हाइड्रोफिलिक बोल देंगे उसको। और हाइड्रोफोबिक मतलब सर हेड जो है हाइड्रोफोबिक हो जाए। तो मुझे यहाँ पर बी ऑप्शन और क्या लग रहा है, थोड़ा सा वो लग रहा है, हाँ सर ये बी ऑप्शन हो सकता है। बट अगर ये पता होना चाहिए आपको कि हेड कौन सा रीजन होता है और टेल कौन सा रीजन होता है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हो सकता है। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो आप इसका, मिसल फॉर्मेशन देखा है, मिसल फॉर्मेशन सबने देखा है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जो लंबी चेन होती है कार्बन की, वो किस तरीके से दिखती है सर, वो टेल की तरीके से दिखती है कि हेड की तरीके से दिखती है, चेक करो। तो जो ये आपका रीजन है, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग कार्बन की चेन है। ये जो लॉन्ग कार्बन की चेन क्या है, ये एक्चुअली में किस तरीके से दिखती है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हो ना, एक स्ट्रक्चर अपन एक बनाते हैं डिपिक्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है। तो ये जो चेन है कार्बन की, ये क्या हो गई सर, ये नॉन पोलर यानी कि आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या है, ये टेल रीजन है, क्या है ये, टेल। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, किस ऑप्शन में दिख रहा है हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, ऑप्शन कौन सा हो गया सर, ऑप्शन नंबर 1, ये है आपका सही आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, Which of the following is correct representation of electron dot structure of nitrogen, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का पहले तो नंबर बताओ आपको, नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, ठीक है, 7, यानी कि 2 और 5, तो बाहर 5 होने चाहिए गोल्ड वैलेंस शेल में। 5 है कि नहीं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं सर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। आई गेस ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर N2 जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर होगा, समझ में आ रहा है, हाँ सर, आ गया।
डबल, देखो यहाँ पे N2 इस तरीके से बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना तो सिर्फ 2 ही बचे होंगे आपके, लोन पेयर जो है बाहर, ठीक है। तो इस तरीके का ही कुछ स्ट्रक्चर आना चाहिए उसको, और इस तरीके का स्ट्रक्चर है फोर्थ वाला, आपको टिक लगा दो सिंपल सा, ठीक है। और तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग: प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें आपको बताना अनसैचुरेटेड। बेटा अनसैचुरेटेड तो आपको बहुत पहले से ही पता है सर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि CnH2n और CnH2n-2, ये जो भी पूरा कर रहा होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और भी सर इन और आइन, ये चीजें होती हैं अनसैचुरेटेड के लिए। देख लो यहाँ पे सर, प्रोपेन तो हो नहीं सकता अनसैचुरेटेड क्योंकि सैचुरेटेड है, तो ये तो बाहर हो गया। प्रोपीन सर ये होता है, प्रोपाइन ये भी होता है, क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं हो सकता, एन आखिरी में आ गया, ठीक है। तो क्या है सर, सेकंड और थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन सेकंड और थर्ड दे रहा है उसको चूज करना है। पहला वाला तो नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा भी नहीं और चौथा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप तो सॉल्व करना सीख गए होगे। क्लोरीन रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड से रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन हाइड्रोकार्बन एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ये याद करने वाली बात है, ये वो वाली रिएक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात कर रहे हैं। जब क्लास में बात करी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोला था एक ही रिएक्शन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें क्या किया था सर, मीथेन को रिएक्ट कराया था। मीथेन का किससे रिएक्ट कराया सर, ECl2 से, किसकी प्रेजेंस में सर, HNO यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में किया था। तब क्या बना था सर, CCl4 बना था, ठीक है। CCl4 बना था, क्या बना था सर, CCl4 बना था, CCl4 बना था, साथ में क्या निकला था सर, HCl निकल गया था, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो होता है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट द रूम टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस रिएक्शन में हमने उसी को लिया था, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट की एब्सेंस में हो सकती है रिएक्शन सर, नहीं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ सर हो सकती है, मैंने पढ़ा भी था बुक में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर सर जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन आपको सामने रखी हुई है, वाटर तो है ही नहीं आसपास। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर वो तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, क्या आंसर आएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंपल है कॉन्सेप्ट, देखते चलो बहुत इजी रहता है, ठीक है। ये कराने का आपको सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सारे जो MCQs हैं बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको इनका डिफरेंसेस पता चलेंगे, तो अभी तक आप पता चल गया होगा सर कॉन्सेप्ट याद करेंगे आप एक क्लास स्टूडेंट करिए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे ना तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि सर कि हमको आंसर पता है, कॉन्सेप्ट पता है, पर इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो अप्रोच करने का तरीका जो है वो अपन समझ रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ में आएगी किस तरीके से अपन आंसर तक पहुंचे, ठीक है। सिंपल से सिंपल, ठीक है। ये मत सोचो सर ये कुछ इजी क्वेश्चन आप करवा रहे हो, ये डिफिकल्ट करवा रहे हो आप, सर ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप बेसिक्स में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, ठीक है, कि आप बेसिक क्वेश्चन तो अच्छे सॉल्व करवाते हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना भी सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए भी अलग ट्रिक्स होती हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स करना आता है, बेसिक करना नहीं आता है। तो हर चीज़ को अप्रोच करने का तरीका होता है कि बुक से चलें, रेफर करते हुए चलें, और जो हमें पढ़ा हुआ है उसको दिमाग से बार बार निकालते रहें। तो जितनी बार आपके सामने आएगा ना वो कॉन्सेप्ट, उतना शार्प होता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ईजी क्वेश्चन था।